उत्तर प्रदेश की सरकार पागल हो गई। अरे तुम्हें आजम खां से दुश्मनी है तुम्हारी, आजम खां को तुमने उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी कि एक जूनियर इंजीनियर की ये रिपोर्ट है। अब तक तुम मरे हुए थे, तुम एक दीवाने पागल किस्म का इंसान कह रहा है इमारतें तोड़वा दूंगा। आज का डीएम गुलाम होता है, वो किसी मुसलमान को इस काबिल छोड़ना ही नहीं चाहते। रामपुर वाले खड़े हों अपने इख्तलाफात आजम खां से ख़त्म करें। अब वाइस चांसलर भी अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक कि आरएसएस का क्लियरेंस ना हो। प्ले टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शमस तबरेज़ कासमी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोज़ करने का फ़ैसला हो गया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बनाने वाले हैं, उसके फाउंडर है आज़म खान, जिस वक्त रामपुर जेल में बंद है। और कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में 40 इमारत है, 40 बिल्डिंग है और उसमें से 38 यानी 38 बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है, इसलिए बुलडोज़ किया जाएगा। अदीब साहब, अब जो मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है उसको भी बुलडोज़ किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर जो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पागल हो गई। हैरत की बात है कि किसी यूनिवर्सिटी को जो इतने सालों से चल रही है उसको भी गिराने की कोशिश होगी। अरे तुम्हें आजम खां से दुश्मनी है तुम्हारी, आजम खां को तुमने उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी और तुमने उनके ख़ानदान को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी आजम खां की लड़ाई होगी, लेकिन बेशर्मी की यह हद है कि इस मुल्क में जहाँ तालीम का सख्त ज़रूरत है और आज़म खां कुछ भी हों, मेरे उनसे कोई बहुत मरासिम नहीं है, लेकिन ये बड़ा कारनामा था आज़म खां का। और हम उस पर रश करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, उसने सर सैयद की राह पे चलते हुए इतना बड़ा इदारा खड़ा कर दिया और तुमको अब दिखाई पड़ रहा है। और डीएम साहब कहते ये हैं कि एक जूनियर इंजीनियर की ये रिपोर्ट है। अब तक तुम मरे हुए थे, तुमने नक्शा नहीं पास किया था। नक्शा अगर तुम्हारे पास था, लेकिन ये विंडिक्टिवनेस की इंतहा है, जलालत की ये इंतहा को पहुंच गए ये लोग, सिर्फ इसलिए कि वो जौहर यूनिवर्सिटी है, इसलिए कि उसका बानी एक मुसलमान है, इसलिए कि क्योंकि वहाँ ज़्यादा मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए हम इमारत गिरा देंगे। कोई देख नहीं रहा है, अदालतों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दीवाने पागल किस्म का इंसान कह रहा है इमारतें तोड़वा दूंगा। यह संज्ञान तो खुद लेना चाहिए था चीफ तो मिनिस्टर आपको को। क्या लगता है, जो डीएम ने फैसला किया, डीएम ने कहा कि जूनियर इंजीनियर का कहना है बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं हुआ तो बुलडोज किया जाएगा, तो क्या ये डीएम का अपना फैसला या ऊपर से डीएम को कहा गया कि ऐसा ऐसा ऐलान डीएम, करो? आज का डीएम गुलाम होता है। आज का डीएम जो है, और जो आज की जो अफसोसनाक बात है कि इस मुल्क में जो अब तबाही मची है, इंस्टीट्यूशंस पे कब्ज़ा, इंटेलिजेंस पे कब्ज़ा, इलेक्शन कमीशन पे कब्ज़ा, इतना कब्ज़ा कि अदालतें खुद डर के बैठ गईं। आप सोचिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जय श्री राम के नारे लगवाए गए और जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि आज़ादी की से जुड़ी हुई तंजीम है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ 100 साला जश्न सरवारकर का मनाया गया। ये चाहते क्या हैं इस मुल्क में? बच्चों को एक तरफ कहते हैं कि मुसलमान बहुत बैकवर्ड है, मुसलमान पीछे है, तालीम में नहीं है। मुसलमान के कुछ लोगों ने मिलकर कैसे बनाया, क्या किया, इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं पॉलिटिशियंस की, उन पे बुलडोज़र क्यों नहीं चला? कोई ऐसा मुझे पॉलिटिशियन बता दीजिए, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी का हो, जिसने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, वो कहाँ से आए? उस पर इंक्वायरी करी? एक आज़म खान ने अगर बना दी, और अगर आज़म खान ने कुछ गलतियाँ की हैं, आप उन्हें सज़ा दे सकते हैं। आपने तो उनके घर के, उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, उनके ख़ानदान को नहीं छोड़ा, फिर भी पूरी हवस तो नहीं। लड़ाई क्या, दुश्मनी क्या है आजम खान से योगी आदित्यनाथ को? दुश्मनी मुझे तो नहीं मालूम, जी, लेकिन तासुब इस हद तक पहुंच गया है हिंदुस्तान के हाकिमों के पास कि वो बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते।
وہ کسی مسلمان کو اس قابل چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. ارے تم دشمنی مسلمانوں سے کر رہے ہو، کرو، کوئی وقت آئے گا جب تم کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن اگر تم کسی درسگاہ کو، کسی انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر رہے ہو تو ہندوستان کے آنے والی نسل کو لنگڑا اور لنگڑا کرنے جا رہے ہو. افسوس ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے یہ بات، اور اس طرح کے حاکم اور ڈی ایم او کو قطعاً کوئی ضلع نہیں دینا چاہیے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ضلع دیے جائیں، لیکن یہ بھیجے ہوئے ایسے لوگ جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جس نے یہاں بلخ صاحب کی کانسٹیچوئنسی میں سنبھل میں جی جو غدر مچایا تھا، کس قدر اعزاز مل رہے ہیں ان کو. انوج چودھری. جی، کس قدر اعزاز مل رہے ہیں، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ذہنیت کیا ہے، یہ سوچ کیا رہے ہیں. افسوس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رامپور والوں کو چاہیے، رامپور والے کھڑے ہوں، اپنے اختلافات اعظم خان سے ختم کریں. اعظم خان سے ہم کو بھی شکایت ہے اور آپ کو بھی ہے، ان کو بھی ہو سکتی ہے. اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے اور بیٹھے ہوئے اسے آم کھا رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے اپنے بٹوں بیٹھے ہوئے ہیں. شرم نہیں آ رہی رامپور کے لوگوں کو؟ ارے تمہارے اختلاف ہوں گے اعظم خان سے، تمہارے اختلافات ہوں گے کسی سے. تمہاری یونیورسٹی اتنی بڑی ایک یونیورسٹی بن گئی، ایک درسگاہ بن گئی. کوشش تو تمہیں یہ کرنی چاہیے تھی کہ اس انسٹیٹیوشن کا معیار اور بلند کرو، اس کے اندر اور اچھے لوگ بھیجو. لیکن وہاں تو بلڈوزر 40 میں سے 38 یا 2 کیوں چھوڑ دیے بھائی؟ ان کو بھی کر دو. اور یہ کس قدر احمقانہ بات ہے کہ صاحب نقشہ نہیں پاس ہے، 10 سال پہلے کی عمارت کھڑی ہے، تم اب تک کیا کر رہے تھے؟ تمہاری میونسپلٹی کیا کر رہی تھی؟ اور وہ انجینئر جس نے کمپلینٹ کی ہے وہ بھی کون سا انجینئر ہے؟ اسسٹنٹ انجینئر، جونیئر انجینئر. جی جونیئر انجینئر، ایک ڈپلمچی، ڈپلوما پاس آدمی، اس پہ ڈی ایم صاحب یہ فیصلہ کر رہے ہیں. بے شرم ہیں یہ ڈی کچھ ایم. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈی ایم یہ اعلان کر رہے ہیں تو ڈی ایم کا جو آفس ہے، جو کلیکٹریٹ ہوتا ہے، کیا اس کا نقشہ پاس ہے؟ ڈی ایم کا جو گھر ہے، جو پرانا بنا ہوا گھر میں زیادہ تر ڈی ایم رہتے ہیں، کیا وہ اس کا نقشہ پاس ہے؟ اس پر بلڈوزر چلے گا؟ ارے صاحب یہ تو بالکل کھلے عام کہ ہم جو چاہیں کر لیں. عدالتیں کیوں چپ ہیں بھائی؟ سب سے بڑا جو مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اس ملک میں، صرف 2 تنظیمیں، ایک پولیس اور ایک عدالت. یہ ایماندار اگر ہو جائیں اور اگر عدالتیں سچ میں منصف ہو جائیں تو اس طرح کی جو بےہودگیاں ہو رہی ہیں. لیکن اب تو کمال ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں آسام کے جنہوں نے میگھالیہ میں یونیورسٹی بنائی تھی، جی، محبوب صاحب. محبوب، ان کی یونیورسٹی پہ تاک، جی. اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان بہت پیچھے. اچھا، انہوں نے آسام چھوڑ کر میگھالیہ جا کر کے بنایا. جی حالانکہ وہ خود آسام کے رہنے والے ہیں، لیکن میگھالیہ جانے کے تھا کہ آسام حکومت ان کو کوپریٹ نہیں کر رہی تھی. میگھالیہ کے چیف منسٹر نے کوپریٹ کیا، اس کے باوجود انہوں نے گرفتار کیا، ان کو پریشان کیا. اس کے فاؤنڈر کو جیلوں میں رکھا. جی. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ ملک کو کیا کرنا چاہتے؟ بھائی بتا تو دو. نہیں، یہ نہیں بات سمجھ میں آتی. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مسلمان مدرسہ بناتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے. اب اگر مسلمان اسکول بنا رہے، یونیورسٹی بنا رہے تو بھی برداشت نہیں ان کو، اس کو بھی یہ بلڈوز کر رہے ہیں. کرے تو مسلمان کیا کرے؟ بھائی آپ سوچیں نا کہ یہ جو ہم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ غیر قانونی کام اتنے کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے نا، ایس آئی آر بنائی، جی. ہم کو برباد کرنے کے چکر میں لاکھوں لاکھ جینوئن ہندو ووٹرز کٹ گئے. لیکن وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہیں ایس آئی آر میں ہم نہ ملے. اب جب ایس آئی آر سے کچھ بچ جائیں گے تو ڈیلیمیٹیشن لائیں گے، اس سے کٹ جائیں. اوپنلی کہہ دو کہ تمہارا ہندو راشٹر ہے، ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اگر مودی اور یوگی کو ہم سے اتنی نفرت ہے اور ہندو راشٹر بنانا ہے تو ریفرینڈم کراؤ نا. تم نے اوتھ تو لی ہے اس کانسٹیٹیوشن میں جو کہتا ہے سیکولر ملک ہے جہاں ہماری برابری ہے، اسی پہ ووٹ بھرا، اسی پہ سائن کیا، اسی پہ اوتھ لی، اسی پہ چیف منسٹر پرائم منسٹر بن گئے. تمہیں حق کیسے پہنچتا ہے؟ تم نے الیکشن بھی سیکولر انڈیا پہ لیا. اگر تمہیں ہندو راشٹر بنانا ہے
तो एक रेफरेंडम कराओ और कहो हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, इस पे इलेक्शन लड़के दिखा दो। अगर जीत जाओगे, अगर तुम्हें सरदार वोट मान लेगा कि हिंदू राष्ट्र है, अगर क्रिश्चियन मान लेगा हिंदू राष्ट्र है, और अगर साउथ का हिंदू मान लेगा कि हिंदू राष्ट्र है, तो जो मर्जी हो करो। लेकिन तुमने तो ओथ ली है सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन पर, तुमने तो साइन किया, इलेक्शन लड़ा इस बात पर, तुम्हें हक कहाँ से पहुँचता है कि तुम इस कदर नफरत करो। लेकिन अफसोस और दर अफसोस कि अब अभी तक तो मदरसों पे था, इंस्टीट्यूशंस आ गए, जो इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान की और दुनिया में मशहूर है, उस पर कब्जा कर लिया। अब वाइस चांसलर भी अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक कि आरएसएस का क्लियरेंस ना हो। अब प्रोफेसर और टीचर फैसले भी तो वहीं से होते हैं आरएसएस के दरबार से कि कौन वीसी बनेगा, कौन प्रोफेसर बनेगा। इंद्रेश कुमार के दरबार का चक्कर लगाते हैं सारे लोग। जी। अब तो हमें सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, जो कर्नाटका के मिनिस्टर ने एक सवाल प्रियांक उठाया, खड़गे ने जो उठाया, जो खड़गे ने सवाल उठाया, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हिसाब दो। हमारी तो छोटी छोटी तंजीमों की तुमने सब बंद कर दिए। और हिंदुस्तान में अब ये ज़रूरी है हर पॉलिटिकल पार्टी का, ये काम कांग्रेस का था कि वो पूछते कि इतने साल से तुम इतने पैसे दौलत कहाँ से आ रही है, आज तक रजिस्टर्ड नहीं है, आज तक तुमने इनकम टैक्स जमा नहीं किया, आज तक तुमने ये बताया नहीं कि ये पैसा जो आता है जाता कहाँ है। कांग्रेस ने इसलिए नहीं किया कि बहुत से आरएसएस के लोग कांग्रेस में बैठे हुए हैं, बहुत से लोग दूसरी पार्टियों में बैठे हुए हैं। आज ये हकीकत खुल के आनी चाहिए, और जिस दिन इनकी औकात पता लग जाएगी उस दिन ये सब ठीक होंगे। ये सारा तमाशा तुम बनाए जाओ, अपने मंदिर क्या कहते हैं वो जो उनके स्कूल हैं, उसमें प्रचार किए जाओ, उसमें नफ़रत के पैगाम फैलाए जाओ। लेकिन एक यूनिवर्सिटी, इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी, जिसके पास सारे क्लियरेंसेस हैं, और तुम 10 साल के बाद कहते हो कि इसका नक्शा भी पास नहीं, जिम्मेदारी किसकी है? उसी महकमे की है, डीएम की है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह का जब डीएम आप अपॉइंट करेंगे और अदालतें चुप रहेंगी, तो ये सोचना पड़ेगा इस मुल्क के लोगों को, उन लोगों को जो आज दूर से देख रहे हैं कि आज तो हमारा वक्त है, कल तुम्हारा क्या होगा। अगर हम हैं गद्दार, तो पाबंदे वफा तो तुम भी नहीं हो ना, बिल्कुल। तुमने भी वादा किया था। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब थे, जो राज्यसभा के पूर्व एमपी रहे हैं और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट के आप चेयरमैन हैं, और लगातार मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं, और मुसलमानों को इकट्ठा करने की लगातार आप कोशिश भी कर रहे हैं। अदीब साहब ने 24 जुलाई को एक बहुत बड़ी मीटिंग भी बुला रखी, और उसमें फ़ैसला होगा इस मुद्दे पर भी, तमाम इशूज़ पर, और मैं आपको तफसील से बताऊँगा उसके बारे में कि क्या कुछ प्रोग्राम है, क्या मिशन है। तो आप सब अपनी राय ज़रूर लिखें और मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।